हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पांचवें पेपर यानी कि सामाजिक अध्ययन का यहाँ पर हम सोल्यूशन लेकर के आए हैं। दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो पेपर आया था बहुत ही आसान आया था और बहुत ही सही सही क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें, बिल्कुल जिनका राइट आंसर हो। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फंसा देते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो पेपर है आपका वो भी बहुत अच्छा हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? वाजिद अली शाह, नाना साहब, तात्या टोपे या बेगम हजरत महल? राइट आंसर आप सभी को पता है, बेगम हजरत महल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था, यानी कि गोली किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने चलवाई थी। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी जी ने इसको चलाया था। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष बनाया गया था? दोस्तों, तो ये बनाया गया था 1919 में। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा था, ये 1942 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? तो लंबे समय तक पाई जाने वाली मौसमी दशाओं को ही जलवायु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तेलंगाना? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर नौचंदी मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो किस शहर में नौचंदी मेला लगता है या किस जिले में? तो मेरठ में। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हम हर साल 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत होती है? तो ये 78% होती है, ये हम सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में किस वर्ष में भूमंडलीकरण का आरंभ हुआ? यहाँ पर दिया तो भूमंडलीकरण होगा। ठीक है, क्या होगा? भूमंडलीकरण, यानी कि वैश्वीकरण की शुरुआत किस साल हुई थी? तो ये 1991 में हुई थी। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। थोड़ा सा यही अलग पूछा है, यही प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। बाकी सब के सब प्रश्न बिल्कुल ही इजी पूछे गए हैं, कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चन सही किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग जितने भी फ्रेंड्स मेरे देख रहे हैं सभी लोग जरूर कमेंट करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस बिल्कुल सही किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर 16, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने। क्वेश्चन नंबर 17, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922। ठीक है, कहीं कहीं 5 फरवरी 1922 भी दिखता है क्योंकि ये रात की घटना थी। ठीक है, तो 1922 अगर आपने केवल लिखा होगा तो भी गलत नहीं होगा, और 4 या 5 फरवरी भी अगर आपने डाला है तो भी सही होगा। 4 या 5 फरवरी 1922। क्वेश्चन नंबर 18 है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। क्वेश्चन नंबर 20 है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 28 अगस्त 1928 को। क्वेश्चन नंबर 21 है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। व्योमेश व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, इस तरह आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 22, मौसम से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर हमें मौसम की परिभाषा लिखनी थी।
मौसम किसी विशिष्ट स्थान पर हमारे वायुमंडल की वर्तमान स्थिति का वर्णन करता है। बस आपको ये लिखना था। मौसम हमेशा बदलता रहता है क्योंकि यह तापमान, वायु दाब, बादल निर्माण, हवा, आर्द्रता और बारिश सहित अलग अलग कारकों से प्रभावित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र बुलंदशहर के नरौरा में स्थित है। नरौरा या नरोरा, ठीक है, बुलंदशहर के नरौरा में, नरौरा। क्वेश्चन नंबर 26 है, गढ़ मुक्तेश्वर मेला कब और कहाँ लगता है? तो गढ़ मुक्तेश्वर मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हापुड़ जिले में लगता है। कब? तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हापुड़ जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर, और ये प्रश्न ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है, 1945। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय एकता में बाधक प्रमुख कारक लिखिए। तो जातिवाद, क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता। ठीक है, ये सब आप यहां पर लिख सकते थे। हिंसा, ये भी, ये सब राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो आप इस तरह लिख सकते, इस तरह इसकी परिभाषा लिख सकते थे, प्रति 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही लिंगानुपात कहलाती है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय खाद्य निगम का गठन कब हुआ था? तो भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई की जो स्थापना है ये हुई थी 14 जनवरी 1965 को, 1965 को। ठीक है, तो इस तरह से सारे के सारे बहुविकल्पी, सारे के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आप लोगों ने देख लिया। यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी, जो क्वेश्चन नंबर 31 है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और किसने किया था? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना के बारे में आपको लिखना था, और इसमें मैडम हेलेना पेट्रोवना या ब्लावस्की ने किया था, या पूरा यहाँ पर आप लिख सकते थे कि मैडम एचपी ब्लावस्की ने किया था। और इसके बारे में आप बता सकते हैं कि किस तरह से इसका जो भारत में मुख्यालय था वो मद्रास यानी कि वर्तमान में चेन्नई के अड्यार में स्थानांतरित किया गया था। और पहले इसकी स्थापना जब हुई थी तो ये न्यूयॉर्क में हुई थी 17 नवंबर 1875 को। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क में की गई थी, और किसने किया था? मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लावस्की ने की थी। इसके अलावा कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट का भी नाम आता है। और इस तरह से इसे 1882 में इस सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भारत के मद्रास में या अड्यार में स्थानांतरित किया गया था। और 1893 में एनी बेसेंट भारत आई और उन्होंने इस आंदोलन को देश में बहुत लोकप्रिय बना दिया था। तो इस तरीके से एनी बेसेंट का नाम भी इससे जुड़ा हुआ है। तो इस पूरा यहाँ पर आपको इसके बारे में लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, असहयोग आंदोलन के स्वरूप व कारणों पर प्रकाश डालिए। तो असहयोग मतलब सहयोग ना करना, तो अंग्रेजों का किसी प्रकार से सहयोग नहीं करना, यही एक तरीके से जो असहयोग आंदोलन था इसकी यही अपील थी इसमें कि हमें किसी भी प्रकार से उनके किसी भी कार्य में उनकी सहायता नहीं करनी है। फिर जलवायु को प्रभावित करने वाले
जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इनका हमें वर्णन करना था। तो दोस्तों मुख्य रूप से जलवायु को अलग अलग प्रकार से अक्षांश, अक्षांश, देशांतर, समुद्र तल से दूरी, पवन, वायुदाब, समुद्री धाराएं, ये सब क्या है, एक तरीके से प्रभावित करती हैं। इसके बाद हिमालय पर्वत की भौतिक विशेषताओं के बारे में हमें बताना था, किस तरह से ये साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को हमारे देश में घुसने से रोकता है, ये पूरी चीजें आपको लिखनी थी। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, तो हम सभी को पता है किसी भी प्रकार से अगर हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वो मृदा प्रदूषण हो, तो यह पर्यावरण प्रदूषण में ही आएगा। अलग अलग प्रकार से यहाँ पर हमें मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण के बारे में और वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण के बारे में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 36 से मध्याह्न भोजन योजना यानी कि एमडीएम कब प्रारंभ किया गया था, तो एमडीएम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी, हम सभी को पता है। पहले बच्चों को भोजन दिया, राशन दिया जाता था स्कूलों में, उसके बाद पका पकाया भोजन बाद में बनना स्टार्ट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, अनेकता में एकता से क्या अभिप्राय है, उदाहरण देकर स्पष्ट करिए। तो हमारे देश में अनेकता में एकता को ही फॉलो किया जाता है। हम किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय से आते हों, हम एक हैं। पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद हम किसी जाति धर्म से बिलोंग करते हैं। तो यही है अनेकता में एकता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, आतंकवाद किसे कहते हैं, भारत सरकार द्वारा आतंकवाद को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो हमें आतंकवाद की परिभाषा लिखनी थी पहले। तो आतंकवाद एक सुनियोजित और हिंसक कृत्य है जिसका उद्देश्य राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आम नागरिकों या सरकारों में डर और दहशत फैलाना है। यह किसी भी समाज, राष्ट्र या मानवता के लिए एक गंभीर अभिशाप है। ठीक है। और आतंकवाद में आप सभी को पता, अलग अलग प्रकार से जो आतंकवाद है इसको रोकने के भी अलग अलग प्रकार से सरकार हमेशा प्रयास करती रहती है। इसके लिए आप देखिए, कोई भी आतंकवादी घटना जब होती है उसके बाद कितना दहशत का माहौल देश में हो जाता है। तो इसके लिए सरकार अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज हैं अपने देश में, जो इस तरह के मामले ना हो या इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार पता लगाती है। ठीक है। तो मुख्य रूप से सिक्योरिटीज होती हैं, अलग अलग इंटेलिजेंस ब्यूरो होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, कहीं भी कोई घटना इस तरह की अप्रिय घटना ना होने पाए उससे पहले उसको रोक दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 39 है, बेरोजगारी किसे कहते हैं, इसके उन्मूलन के लिए चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं का नाम लिखिए। तो दोस्तों बेरोजगारी किसे कहते हैं, हम सभी को पता है बेरोजगारी वह स्थिति है जब काम करने में सक्षम और योग्य व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहता है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल पाता है। आसान शब्दों में सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के काम न मिलने की अवस्था है। ठीक है। तो इसमें देखिए अलग अलग प्रकार से सरकारें हर एक राज्य में अलग अलग प्रकार से, जैसे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता मिलता था। तो इस तरीके से अलग अलग सरकारें अलग अलग प्रकार से युवाओं की मदद करती हैं जो बेरोजगार युवा हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, भूमंडलीकरण की विशेषताएं बताइए। देखिए दोस्तों, जो भूमंडलीकरण है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे के साथ अत्यधिक निकट आते हैं और परस्पर जुड़ते हैं। ठीक है। और एक तरीके से एक देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समाज का विश्व के अन्य देशों के साथ विलय या एकीकरण होना ही वैश्वीकरण है। इसके तहत विश्व भर के लोग वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी, तकनीकी और विचारों का स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान करते हैं। जैसे हमारे देश में जो चीज ज्यादा हो रही है, अनाज हो रहा है, तो उसको दूसरे देश में भेज करके वहां पर, जैसे हमारे देश में तेल भंडार की कमी है तो वहां से हम उनको मंगा ले। तो इस तरीके से उनका भी फायदा हो गया, हमारा भी फायदा हो गया। जो चीज हमारे पास है हमने सामने वाले को दे दी, और सामने वाले के पास जो चीज है हमारे पास नहीं है उसको हमने ले ली। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे प्रश्नों को आपने देख लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ होगा दोस्तों। और आप लोग अगले दोनों पेपर्स की तैयारी, तीनों पेपर्स की तैयारी आप लोग हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट से करिए। और जहाँ कहीं कोई भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछिए, हम आपको सारे के सारे विषयों के बारे में अच्छे से आपको गाइड करेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको सारे विषयों की सीरीज की लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और अगर कोई भी समस्या है तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके, मैसेज करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। यूपी टेट की भी तैयारी हम शुरू करवाने वाले हैं, आपके पेपर्स कल खत्म हो जाएं उसके बाद। और ये हमारा चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहीं पर क्लासेस आएंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।